Hello dear students, a very warm good evening to all of you, and this is Dheeraj Yadav, and in today's session I am going to deal present indefinite past future indefinite tense. Okay, as we have studied all the tenses in the previous all lectures, and it was a very awaited session. That's why without wasting your time I am going to start the topic. Okay, here I am going to write what future indefinite tense. Future indefinite tense. Okay, when do we use of future indefinite tense? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज वहां पे होता है जब कोई क्रिया फ्यूचर में होती है, यानी कि भविष्य में। भविष्य कहते किसे हैं? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि भविष्य होता क्या है, भविष्य क्या काल, या अगर इंग्लिश में बोलें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो आने वाले समय को ही फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कहा जाता है। आने वाले समय को ही फ्यूचर से यानी कि वर्तमान से निर्देशित किया जाता है, सॉरी भविष्य से निर्देशित किया जाता है। ओके, तो फ्यूचर जिस तरीके से सभी टेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, उसी तरीके से इस फ्यूचर इंडेफिनिट के भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सबसे पहली चीज होती है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम सहायक क्रिया की बात करें, किसकी? हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल अब्लिक शैल। ओके, विल अब्लिक शैल। जहां पे शैल का प्रयोग, जहां पर शैल के प्रयोग में और विल के प्रयोग में बहुत ही अब मॉडर्न इंग्लिश के ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बट हाँ माइन्यूट डिफरेंसेस तो हैं। ओके, हम उन माइन्यूट डिफरेंसेस को बड़ी ही डीपली और प्रोफाउंडली तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आने वाले हर एक डायमेंशंस में हम उन पर्टिकुलर विल अब्लिक शैल का यूज़ बेटर तरीके से कर पाए, बिना एरर, बिना एरर लेस तरीके से। शैल का प्रयोग, क्या मैंने क्या बोला? शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के, यानी कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ किया जाता है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ किया जाता है। लेकिन जहां तक विल की बात है, तो विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, किसके? सेकेंड पर्सन और ना थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन यू के साथ भी होगा। ओके, और थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे के साथ किया जाता है। किसका यूज? विल का यूज। ओके, अगर हम शैल की बात करें तो शैल का प्रयोग पूरे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ किया जाता है। और कब किया जाता है? तो जनरल सेंस में। कब? जनरल सेंस में। माय डियर स्टूडेंट्स, चीजें वहीं पे चेंज हो जाया करती हैं जब हम कभी भी सेंटेंस में इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, कंपल्सन, फिक्स्ड प्लान, ओके, एडवाइस, प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे चीजें चेंज हो जाया करता है। ओके, अभी हम जान लेंगे कि कैसे चीजें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले मैं इनको मिटा दूं और मिटाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर ये बात करें तो ये कौन सा रूल था? रूल नंबर फर्स्ट। ये कौन सा रूल नंबर था? तो रूल नंबर फर्स्ट। मैंने रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ किया जाता है। सेकेंड, रूल नंबर फर्स्ट का पार्ट ये फर्स्ट था, ये पार्ट क्या है? सेकेंड है। और विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे के साथ किया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ग्रामेरियंस के द्वारा यह बताया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं तक सीमित है जब हम अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में बात कर रहे होंगे। किस सेंटेंस में? तो असर्टिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता।
कैसे नहीं होता, हम ये भी जान लेंगे। नोट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, नोट। और नोट में ये बातें करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ विल का प्रयोग, किसका प्रयोग, विल का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। ओके, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए ले कि विल आई डू इट, ओके, और दूसरा है शैल आई डू इट, ओके, और तीसरा है विल वी गो टू स्कूल टू अटेंड नॉलेज, ओके। यहाँ पे हमने क्या लिखा, विल आई डू इट, क्या विल आई डू इट, क्या मैं इसे करूँगा। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ विल का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, क्या होता है, नहीं होता है। इसीलिए इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के आई के साथ यहाँ पे हमें विल का यूज नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम यहाँ पे शैल का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शैल आई डू इट, ये इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आई के पहले क्या यूज किया गया है, शैल, तो ये ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड और ये था थर्ड। विल वी गो टू स्कूल टू अटेंड नॉलेज, वी फर्स्ट पर्सन का ये वी है और वी के साथ ना इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, तो शैल इसका क्या है, करेक्शन है। यहाँ पे विल क्या था, रॉन्ग था। तो इस तरीके से ये नोट क्या बोलता है कि फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ विल का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। कब होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और वो भी स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में नहीं, ग्रामर अलाउ नहीं करता। ओके, जब कभी भी हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात कर रहे होते जहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ ना विल का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, in case of डिटर्मिनेशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, कमांड, क्या लिखेंगे, कमांड, क्या लिखेंगे, प्रॉमिस, क्या लिखेंगे, थ्रीट, ओके। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे, एडवाइस, ओके। तो डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, थ्रीट, एडवाइस के बारे में जब कभी भी हम बात करते हैं, किसके केस में, इन केस ऑफ कंपल्सन, थ्रीट, in case of fixed determination, in case of command, in case of promise, in case of threat, in case of advice, हमें क्या यूज करना होता है, ओके, हम क्या यूज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन के, किस, कौन से पर्सन के, तो फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ हमें क्या यूज करना होता है, विल का यूज करना होता है। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, लेकिन जहां तक बात है इन केस ऑफ फिक्स डिटर्मिनेशन, ओके, कमांड, प्रॉमिस, थ्रीट, एडवाइस, तो
तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के, कौन से पर्सन, सेकेंड पर्सन और ना थर्ड पर्सन के, यहाँ पे क्या लिखेंगे यू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ही, शी, इट और दे। क्या कोई भी क्या होगा सिंगुलर नाउन, हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हमें सेल का यूज करना होता है। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि इन केस ऑफ डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस, फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ हम वहां पे विल का यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड पर्सन के यू और थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे के साथ हमें क्या यूज करना होगा, सेल का यूज करना होगा। ओके, ये तो रहा रूल नंबर, ये तो रूल नंबर फर्स्ट का नोट नंबर 2 था। क्या था, रूल नोट नंबर 2 था। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि डिटर्मिनेशन का अर्थ क्या है, तो एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति जब हमारे अंदर होती है, किसी चीज को लेके हम बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं, ना निष्ठा हो जाती है हमारे अंदर, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेशन। जब कभी भी हमें किसी चीज को लेके कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहां पे ये फॉलो करेगा रूल। ओके, प्रॉमिस जब हम किसी से वादा करते हैं, थ्रेट जब हम किसी को धमकी देते हैं, और एडवाइस जब हम किसी को सलाह देते हैं, सजेस्ट करते हैं। ओके, तब ये जाके चीजें फॉलो करती हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ विल ऑफ एक्सेल का रूल नंबर सेकेंड क्या है, क्या रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड ये बोलता है कि लेट या लेटेस्ट से प्रारंभ या शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज करते हैं, शैल बी का यूज करते हैं। किस चीज का, शैल बी का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पे सिचुएशन चेंज हो जाता है, कब, जब ये लेट के बाद ये अस ना हो, क्या ना हो, लेट के बाद क्या हो, कोई अनदर ऑब्जेक्ट हो। लेट प्लस, जैसे लेट मी, लेट यू, लेट मी, लेट यू, लेट हिम, ओके, लेट हर, या लेट इट, या लेट देम, या लेट राम, ओके, जैसे कि रवि या रीता हो, तो इसका क्वेश्चन टैग आपको पता है क्या बनेगा, विल यू से स्टार्ट करते हैं। किससे, विल यू से स्टार्ट करते हैं। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये रूल नंबर सेकेंड का पास्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकेंड है। ओके, अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे हमें रूल नंबर थर्ड को पढ़ना है, रूल नंबर थर्ड को डील करना है और बहुत ही स्मूथली डील करेंगे। नेक्स्ट, I hope that you are writing all the things that I am dealing here. Okay. रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के, कौन से पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के आई और वी से, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के आई और वी से स्टार्ट होने, सेल का प्रयोग सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए, सेल का प्रयोग सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए, सजेशन के भाव को
व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कौन से सेंटेंस में? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ओके, मैंने क्या लिखा है कि सेल का प्रयोग, किसका प्रयोग? सेल का प्रयोग सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि क्या हमें वहां जाना चाहिए, क्या हमें वहां जाना चाहिए, जाने की बात फ्यूचर में करी गई है, फ्यूचर में करी गई है, इसी के कारण हमें यूज करना पड़ेगा क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब विल अब्लिक शैल होता है। तो क्या हम शैल का यूज करें या विल का यूज करें? तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। क्यों शैल का यूज करेंगे? क्योंकि हमें सजेशन के बारे में बात करना है, और वो भी कैसे सेंटेंसेस में? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ सजेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए हमेशा ही शैल आता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले तो shall we dance there with them? ओके, shall we dance, ये we क्या है? फर्स्ट पर्सन का we, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का we है, और यहाँ पे सजेशन के बारे में बात किया गया है। सेंटेंस में कौन से टाइप के बारे में बात किया गया है? तो सजेशन के बारे में बात किया है, तो सजेशन के बारे में बात किया है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? शैल ही आएगा। विल यूज, अगर यहाँ पे विल भी दिया होता तो हम किसके साथ जाते? शैल के साथ जाते, और विल को हम कट कर देते। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसा कोई अब पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि कब विल का यूज करें, कब शैल का यूज करें, क्योंकि एक एक डायमेंशंस को मैंने धागे धागे खोल के रख दिया आप सभी के समक्ष। और आप ऐसे पोजीशन में हैं, यू आर इन सच अ पोजीशन वेयर यू कैन यूज ऑल दिस एक्सिलरी वर्ब विदाउट एनी हेजिटेशन एंड कंफ्यूजन इन योर फ्यूचर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि कब और कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होना चाहिए। ओके, मैंने बता ही दिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल अब्लिक शैल। इसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगा? पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? होता है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल, सब्जेक्ट प्लस विल अब्लिक शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। And the second rule is subject plus will अब्लिक shall plus not plus verb of first form plus object plus other word plus full stop। ओके, जब हम इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं तो will अब्लिक shall का प्रयोग सब्जेक्ट के पूर्व होगा। सब्जेक्ट के पूर्व होगा इसका मतलब सब्जेक्ट के पहले होगा। ओके, will अब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज करें? क्योंकि हमने सेंटेंस कैसा बनाया है? तो इंटरोगेटिव बनाया है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। दिस वाज द रूल नंबर थर्ड। इसके अलावा क्या आता है? रूल नंबर फोर्थ आएगा। ओके, जहां पे सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे विल अब्लिक शैल, will अब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का यूज क्यों करें? क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव के साथ साथ क्या है? वो नेगेटिव भी है। सॉरी स्टूडेंट्स, जो मैंने फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर लिखा है ये इस वीडियो में आ नहीं रहा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी।
मैं इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को मिटा के और वहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो आपको क्या ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसमें आपको क्या यूज़ करना है, पहले तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल ऑब्लिक शैल का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी मॉडल के बाद मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, तो वह फर्स्ट फॉर्म आता है। और यहाँ पे मॉडल की जगह पे हम क्या यूज लिख सकते हैं, विल, शैल, वुड, कुड, मे, माइट, ओके, नीड, टू, डेयर, नीड, ओके, इस तरीके की क्रियाएं आती हैं। फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर था, रूल नंबर फोर्थ ये था, ओके, कि क्या होगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्यों इंटरोगेशन? क्योंकि हमने सब्जेक्ट के पहले क्या यूज किया है, विल ऑब्लिक शैल। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को हमें क्या बनाना था, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। बहुतों को तो ये नहीं पता होता कि ये है क्या, इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आज पता लग गया कि क्या है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। नेगेशन मतलब क्या, सेंटेंस को नेगेटिव बना देगा। ओके, इसके अलावा जब इंटरोगेटिव नेगेटिव विद द डाउनलेस फैमिली की बात करें तो वो होगा विल ऑब्लिक शैल। क्या, विल ऑब्लिक, यहाँ पे हम विल ऑब्लिक से पहले क्या लगाएंगे, डब्ल्यू ऑब्लिक एच, तो डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे वहाँ पे, और ये रूल नंबर कौन सा है, तो फिफ्थ है। ओके, ये रूल नंबर कौन सा है, फिफ्थ है। सब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, विल ऑब्लिक डब्ल्यू ऑब्लिक एच, और डब्ल्यू ऑब्लिक एच अगर आपको नहीं पता कि डब्ल्यू ऑब्लिक एच का अर्थ होता क्या है, तो प्लीज इस वीडियो के शुरू से इन वीडियोस को देखें, क्योंकि if you really want to learn English, please, there is no any shortcut, so don't go in such type of rumors that we can learn English within 3 months. When people put thumbnails like आज इंग्लिश का डर भगा लें, 3 मिनट की ये वीडियो से आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ये 2 वर्ड सीख लिए, इफ यू लर्न दिस 2 वर्ड्स तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। दीज आर रूमर्स, नॉट ओनली रूमर्स बट ऑल्सो यूजलेस थिंग्स। You shouldn't pay any heed to those type of thumbnails, and you should and must avoid from your recommendations list. Okay, next, I hope that I have explained this. If I have explained this rule, I should proceed further, and to proceed further I'll have to wipe out it. Okay, नेक्स्ट ये रूल था, डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। एक बार मैं फिर से बता दूं कि डब्ल्यू ऑब्लिक एच का अर्थ क्या होता है। कई बार ये इंग्लिश में कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कंजंक्शन का रोल प्ले ये तब ये वर्ड्स करते हैं जब कई 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं। क्या, जब 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जैसे कि आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी लिव्स, तो यहाँ पे वेयर सी लिव्स ये कौन सा कंजंक्शन, ये कौन सा क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, लेकिन वही मैं बोल दूं कि आई डोंट नो वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, तो स्टेटमेंट ही ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेयर से यहाँ पे हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ओके, यह तो एक कंजंक्शन है और 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आया है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता लगा होगा, कुछ आइडिया मिली होगी कि ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है, एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। क्या, या 2 नाम से इनको जानते हैं, या तो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स या तो
एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, ओके, इंटरोगेशन है यहाँ पे। और उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये विल ऑब्लिक शाइल, कौन डिसाइड करेगा कि कौन आएगा, तो ये सब्जेक्ट का पर्सन डिसाइड करेगा, नंबर डिसाइड करेगा। और नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले हमें क्या यूज़ करना होता है, नॉट। और हमेशा ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और कभी भी सेंटेंस किस तरीके से चलता है, तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब, उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ही तो अदर वर्ड आता है ना। तो हमने पहले सेंटेंस को चूंकि इंटरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या मेन वर्ब आने लगती है, ओके। और ये स्ट्रक्चर भी ऐसी कुछ यही हो जाता है, ओके। ये छोटी छोटी बातें हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, ओके। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया के बारे में हमने बात कर लिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लिया। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लिए। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम के आ जाने से ही सेंटेंस का यह पता लगता है कि ये सेंटेंस तो फ्यूचर का है, ये तो क्रिया फ्यूचर में होगी, ये तो एक्शन फ्यूचर में होगा, दिस इवेंट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, ओके। तो वो इस वर्ड्स को हम जान लेते हैं। जैसे क्या होते हैं कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्या होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे। पहले क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि आ जाएगा टुमारो, टुमारो, ओके, या नेक्स्ट डे, टुमारो आ जाएगा आपके सामने, ओके। जैसे कि आ जाएगा द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ओके, या द फॉलोइंग डे। इस तरीके से अगर हम लिखें द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ, ओके, इन अपकमिंग डेज, इन अपकमिंग डे, इन अपकमिंग ईयर, इन अपकमिंग ईयर, इन अपकमिंग वीक, ओके, इन अपकमिंग मंथ। तो इस तरीके के जितने भी या द फॉलोइंग ईयर, या इन 2 days, in today's time, okay, in 2 days time, okay। इस तरीके से हमारे सामने वर्ड्स होते हैं, क्या होंगे, इस तरीके के हमारे सामने क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। और इन वर्ड्स को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि क्रिया कब होगी, तो फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर में होने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, विल ऑब्लिक शैल। और उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करने के लिए क्या आएगा हमारे सामने, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग ईयर, अपकमिंग वीक, अपकमिंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द in today's time, in a few months, in a few years, ओके। इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। आई होप कि ये सारे ही वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि इनका यूज़ कहाँ और कब करते हैं, ओके। इनके अलावा भी वर्ड्स आ सकते हैं, मैं उन सारे वर्ड्स को अभी डिस्कस कर देता हूँ इसी वीडियो में, ओके। जैसे हमारे सामने क्या होगा, द फॉलोइंग, क्या होगा, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग हो सकता है, या द नेक्स्ट होगा, क्या होगा, द नेक्स्ट होगा, ओके, या द अपकमिंग होगा, क्या होगा, द अपकमिंग होगा। इन तीनों ही वर्ड के बाद हमें क्या दिया जा सकता है, वीक, ओके, मंथ, ओके, ईयर, ओके, क्या हो सकता है, डिकेड हो सकता है, डिकेड हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, ओके। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है तो मुझे बता दीजिए, ओके। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग डिकेड, द फॉलोइंग सेंचुरी।
या द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट डिकेड, द नेक्स्ट सेंचुरी, या द अपकमिंग वीक, अपकमिंग मंथ, अपकमिंग ईयर, अपकमिंग डिकेड, अपकमिंग सेंचुरी। ये तीनों ही वर्ड्स के बाद इन सारे वर्ड्स का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टुमारो हो सकता है, टुमारो, ओके, टुमारो हो सकता है, या हम लिख सकते हैं इन 2 days time, in today's time, okay, in today's time, in a few, यहाँ पे in a few का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे। उसके बाद in a few week, in a few month, in a few year, in a few decade, in a few century, सारे ही वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं। तो यही एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो कि फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स की आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और नेक्स्ट चीज़ों को जानेंगे। ओके, फ्यूचर के इवेंट्स को, किसके, फ्यूचर के इवेंट्स को बताने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे। कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैंने आपको रूल नंबर 5 पढ़ाया था, रूल नंबर 5 पढ़ाया था, उसमें मैंने यही बताया था ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट। ओके, तो पहले क्या जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पूर्व निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि फिक्स्ड प्लान, यानी कि प्लान्ड एक्शन। कैसे, फिक्स्ड प्लान, कैसे प्लान को फिक्स्ड प्लान, या प्लान्ड एक्शन, कहाँ का, तो ना नियर फ्यूचर का, कहाँ का, तो नियर फ्यूचर का, नियर फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पूर्व निर्धारित योजना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ का होता है, फ्यूचर का होगा। कहाँ का होगा, फ्यूचर का होगा। ओके, और वहां पे फ्यूचर के इवेंट को बताने के लिए भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हमने बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ा। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ा है। मैंने ये भी बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने के लिए भी किया जाता है। और वो घटना कैसे होंगे, फिक्स्ड प्लान होगा या तो प्लान्ड एक्शन होगा। ये इस तरीके की क्रियाएं, इस तरीके के टेंसेस हर व्यक्तियों के लिए नहीं होता, जितने भी फेमस पीपल होते हैं उनके लिए ही होता है। लाइक प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, इन व्यक्तियों के लिए इस तरीके के टेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन इंडिया टुमारो, अराइव्स इन इंडिया टुमारो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी की वजह से हमें वर्ब भी कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमेशा ही इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्लिक एस जोड़ा जाता है। क्यों, उसको सिंगुलर बनाने के लिए, उसको सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स वाई इसीलिए हमने सेंटेंस में क्या यूज किया, अराइव्स, न कि अराइव। ओके, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन इंडिया टुमारो। और टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और कहाँ का, फ्यूचर का। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग फ्यूचर में होने वाले घटनाओं को बताने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो घटना हमेशा ही फिक्स्ड प्लान यानी कि प्लान्ड एक्शन होगा। इसके अलावा भी क्रियाएं होती हैं जहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बताने के लिए, जो कि बहुत ही करीब होता है और होने को ही रहता है, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसके अलावा हम एक और अनदर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा,
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ओके, प्लस अबाउट टू प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहला ये रूल है फर्स्ट, ओके, और ये रूल नंबर है क्या, सेकंड। इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे मैं बोलूं कि मैं अब इस लेक्चर को बंद करने वाला हूं, मैं अब इस लेक्चर को बंद करने वाला हूं, अगर इस तरीके का सेंस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। लेकिन मैं कहूं कि मैं अब इस लेक्चर को बंद करने ही वाला हूं, मैंने क्या बोला, अब मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस दे रहा हूं, जोर दे रहा हूं, और इसकी वजह से मुझे क्या बोलना पड़ेगा, दैट कि आई एम अबाउट टू वाइंड अप दिस सेशन, आई एम अबाउट टू वाइंड अप दिस सेशन, या आई एम अबाउट टू इन दिस सेशन। अबाउट टू का यूज वहां पे करेंगे जब सेंस बहुत ही इम्फेटिक हो, क्या हमें सेंस को बहुत ही इम्फेटिक बनाना हो, तब हम निचले वाले स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और यहाँ पे अबाउट का यूज का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है, करनी ही वाला है, क्या ही वाला है, यानी कि ये घटना अब तुरंत जस्ट होने को ही है, क्या ये घटना जस्ट होने को ही है, तो वहां पे हम यूज क्या करेंगे, अबाउट। लेकिन मैं सिंपली बोलूं कि मैं वहां जाने वाला हूं, अभी गया नहीं, मैं जाने वाला हूं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी फॉर्म का यूज किया जाता है, और वो भी कौन सा, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इज एम आर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस फुल स्टॉप आता है। जैसे मैं बोलूं कि वो दरवाजा खोलने वाला है, यानी कि ही इज अबाउट टू ओपन द डोर, अभी खोला नहीं है। मैं बोलूं कि वो रोने को ही है, रोने को ही है का अर्थ है कि रोने वाला ही है, वो एक्शन जस्ट ही होगा, विदाउट टेकिंग एनी मोमेंट, विदाउट डिलेइंग फॉर अ मोमेंट, दैट एक्शन इज अबाउट टू टेक प्लेस। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। आई होप कि बहुत ही क्लियर तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ गए होंगे, ओके। तो इज एम आर का यूज तब करेंगे जब कोई क्रिया होने वाली है, बट होने को ही नहीं है, वो थोड़ा टाइम लेगा। बट जो निचला वाला स्टेटमेंट, दैट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट हैज बीन गिवन, दैट हैज बीन मेंशन्ड बिफोर यू ऑन द स्क्रीन on second number is this one, okay, like subject plus is mr plus about plus 2 plus verb of first form plus object plus other word plus full stop। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और चीजों को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट, I will go to school tomorrow, ओके। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है दे, we shall not study at any cost। या इस सेंटेंस को अगर पॉजिटिव बनाएं तो हम क्या बोल सकते हैं कि वी शैल स्टडी एट एनी कास्ट, वी शैल स्टडी एट एनी कास्ट। नेक्स्ट है आई एम टू गो देयर, आई एम टू गो देयर। नेक्स्ट है सी इज अबाउट टू फॉरगिव मी, she is about to forgive me, okay। next है they will be here next week, okay, next week। पहला स्टेटमेंट है आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे आई के साथ विल का यूज क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आई के साथ तो हमें शैल का यूज करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो सही है। नेक्स्ट है वी शैल
स्टडी एट एनी कॉस्ट। ये एट एनी कॉस्ट क्या दिखा रहा है? कंपल्सन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कंपल्सन। और जहां कहीं भी कंपल्सन की बात करी गई होगी, थ्रेट की बात करी गई होगी, फिक्स डेटर्मिनेशन की बात करी गई होगी, या तो हम कह लें एडवाइस या प्रॉमिस के बारे में बात जब किया जाता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल नहीं, हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? विल का यूज़ करेंगे। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। क्यों? क्योंकि एट एनी कास्ट एक ऐसा फ्रेज है जो कि कंपल्सन को दिखाता है, जो कि अनिवार्यता को दिखाता है, मैंडेटरी, किसी चीज़ों को कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी बना देता है। और ऐसे बनने के बाद ना सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन के आई और वी के साथ हमें विल की नीड होती है, सेल की नहीं होती। नेक्स्ट, आई एम टू गो देयर। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है और ये फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा है, जो कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। ओके, आई एम टू गो देयर, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। अभी गया नहीं, बट अभी जाने को हूँ, यानी कि जाने वाला हूँ। लेकिन निचले वाले स्टेटमेंट्स में अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें एक दूसरे से, तो इस यहाँ पर ज़्यादा इम्फेसिस है, यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि सी इज अबाउट टू फॉरगिव मी, वो मुझे फॉरगिव करने वाली है। अभी करी नहीं है बट करने को ही है, विदाउट एनी डिले। ओके, नेक्स्ट है दे विल बी हेयर नेक्स्ट वीक। यहाँ पे नेक्स्ट वीक क्या है? एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम किसके बारे में बात कर रहा होता? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा होता। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या यूज करना होता है? थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। और विल के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें कोई नहीं एरर है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स एंड आई होप माई लर्नर्स दैट you have got all the things meticulously with great precision, and whatever I am teaching you, all the things are crystal clear. It means all the things are as clear as crystal. Okay, and there is no any ambiguity in this session. If there is any ambiguity, if there is any nebulousness, please let me know. In a very upcoming session I will take your doubts and will be providing you some videos regarding your doubts. Okay, so please share this video as much as possible, and please keep sharing, keep liking, and keep subscribing to this channel. So bye bye, and please take care of this during this COVID-19.